हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12, जिसका लास्ट टॉपिक हमने अभी तक नहीं पढ़ा था और वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो भाई इस चैप्टर में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से हम जीन थेरेपी कर सकते हैं या फिर प्लांट्स के डीएनए को या जीन्स को मॉडिफाई करके अपने लिए जो डिजायरेबल प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट? तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर ट्रांस, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, इसका मतलब है ऑल्टर करना, मैनिपुलेट करना, और जेनिक यहाँ पर जीन से रिलेटेड है, ठीक है? तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके डीएनए को या फिर जीन को ऑल्टर कर दिया जाता है बाय मैनिपुलेशन। तो उसका मतलब है वो सभी ऑर्गेनिजम्स जिनके डीएनए को या फिर जीन्स को हमने बदल दिया है, ऑल्टर कर दिया है, ताकि उनका इस्तेमाल हम अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए कर सके, या फिर हम किसी बीमारी को स्टडी करने के लिए, स्टडी ऑफ डिजीज, या किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन या एंजाइम की एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए भी हम ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो एक बार इसके डिफाइन अगर हम यहाँ पर लिख लें तो लिख लेते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज या फिर दोज एनिमल्स इन विच जेनेटिक मटेरियल, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो डीएनए और जीन्स, डीएनए और genes are altered by manipulation, ठीक है? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स जिनके हमने डीएनए या जीन को ऑल्टर कर दिया है ताकि उनको हम अलग अलग प्रोसेसेस में इस्तेमाल कर सके, तो कहाँ कहाँ इनका यूज होता है और वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? तो देखिए, ये रैट्स हो सकते हैं, ये पिग्स हो सकते हैं, शीप, फिशेस, मंकीज एक्सेट्रा, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हमने अभी तक मॉडिफाई किया हुआ है, मतलब जिनको हमने ट्रांसजेनिक बना लिया है और अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग पर्पस को स्टडी करने के लिए यूज किया है। जैसे कि हम क्या यूज कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को? सबसे पहले टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अब एक बार इसको समझ लेते हैं। मान लो कोई एक पर्टिकुलर जीन इस पर्टिकुलर एंजाइम को ए को बना रहा है, कोड कर रहा है, ठीक है? मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये जो जीन है या फिर ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन या एंजाइम है हमारी बॉडी में ये किस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। एक एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का एग्जाम्पल है। तो अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो पर्टिकुलर प्रोटीन या हार्मोन हमारी बॉडी में किस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक ट्रांसजेनिक एनिमल को हमने लिया, ठीक है? हम माइस ले सकते हैं, हम मंकी ले सकते हैं। जनरली ह्यूमन से जो फिजियोलॉजी है उनकी काफी ज्यादा सिमिलर होती है, तो इसलिए इनको यूज किया जाता है। तो उस पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक एनिमल में जो कि ऑलरेडी ए एंजाइम को या हार्मोन को कैरी करता है, हम एक ऐसा जीन डालेंगे किसी दूसरे एनिमल से लेकर जो कि इस ए प्रोटीन की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देगा। तो उससे मुझे क्या फायदा होगा? उससे मुझे ये पता चलेगा कि ये जो प्रोटीन था वो नॉर्मल एनिमल्स के अंदर किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा था। और अगर मैं कोई इनहिबिटर डाल दूं, अगर हम यहाँ पर कोई इनहिबिटर डाल रहे हैं तो उस एनिमल में इस पर्टिकुलर जीन की कमी या ज्यादा होने पर कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स अफेक्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली हम यूज कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल को नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए, मतलब हमारी बॉडी के अलग अलग हार्मोन्स या प्रोटीन्स की एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज कर सकते हैं। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट यानी कि यूज हो गया। अब चलो नेक्स्ट यूज देख लेते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। अब दूसरा होता है भाई स्टडी ऑफ डिजीजेस, यानी कि बीमारियों को, स्टडी ऑफ डिजीजेस।
तो अगर हम कभी भी स्टडी करना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर बीमारी जो किसी व्यक्ति को हो रही है वो किस वजह से हो रही है, या फिर उस डिजीज में, उस बीमारी में उस पर्सन के कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स को अफेक्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करेंगे। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रयोग किया, जैसे कि कैंसर के लिए यूज करते हैं। एक एग्जांपल आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस का गिवन है। फाइब्रोसिस, म्यूकस अक्यूमुलेट हो जाता है, फ्रेश ब्रीदिंग एयर नहीं अवेलेबल होती लोगों को। इसके अलावा आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एग्जांपल गिवन है, एंड देन अल्जाइमर का एग्जांपल भी आपको गिवन है। तो होता क्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, वो एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसके अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अपने ही बॉडी के सेल्स पर अटैक करना स्टार्ट करेगा, और ऑब्वियसली तो पूरा जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जोड़ों का दर्द बोलते हैं, मतलब जॉइंट्स पे स्पेशली, कहाँ पर अटैक कर रहा है, जॉइंट्स पर। ये जो अल्जाइमर डिजीज है इसके अंदर क्या होता है, ये भी क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं, दे जस्ट डाई। तो क्या होगा, अगर हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे, अगर हमारे मेमोरी सेल्स डैमेज हो जाएंगे, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगी, तो चीजें याद नहीं रहेंगी, भूलना शुरू हो जाएगा, तो वो अल्जाइमर डिजीज में होता है, ठीक है। चलो, ये दो यूजेस हमें पता चल गए ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। थर्ड वन इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब हमें क्या फायदा मिल रहा है, अब हमें तीसरा फायदा क्या मिल रहा है बच्चों, हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। मतलब हम ट्रांसजेनिक एनिमल को इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं, उनके अंदर कोई एक ऐसा जीन या डीएनए का सीक्वेंस डाल रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करेगा। और वो प्रोटीन क्यों चाहिए हमें, भाई हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए जरूरी है, राइट। तो हम उससे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। आपको इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा ट्रिप्सिन, है ना, ट्रिप्सिन। तो ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, ये ह्यूमन का ही प्रोटीन है, इसको भी प्रोड्यूस किया जाता है। हम क्या करेंगे, एक हेल्दी ह्यूमन से वो जीन निकालेंगे और एक ट्रांसजेनिक एनिमल में डाल देंगे, जिससे ज्यादा अमाउंट में हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट हमको सही समय पर मिल जाएगा। तो एग्जांपल में क्या था, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, क्या यूज है इसका, तो देखिए एक डिजीज आपने सुनी होगी, एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा जो कि एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, और ये किस कारण से होता है, इसका जो मेन रीजन है वो है सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। तो एम्फाइसेमा को क्योर करने के लिए जो पर्टिकुलर प्रोटीन हमारे पास प्रेजेंट है, एंजाइम है, वो क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, राइट। इस पर्टिकुलर बीमारी के अलावा और भी ऐसे डिजीज हैं जिनको क्योर करने के लिए अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। कौन कौन से डिजीज, एक है पीकेयू यानी कि फिनाइल कीटोनुरिया, और दूसरी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको साथ साथ रिवाइज करना है, क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, तो आप पॉइंट वाइज आंसर कर सकते हो, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में ना लिखने की बजाय आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, ताकि 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो यू विल हैव टू राइट, ऑब्वियसली बात है 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हेडिंग के साथ साथ आपको उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया 3 यूजेस हमें पता चल चुके हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब फोर्थ यूज क्या हो सकता है ट्रांसजेनिक एनिमल का। तो भाई जो फोर्थ यूज होता है उसमें हम लिख सकते हैं वैक्सीन सेफ्टी। फोर्थ यूज में हम लिख रहे हैं वैक्सीन सेफ्टी। भाई एक बात बताओ, ये जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो नई नई मेडिसिन बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है भैया चलो मैंने पोलियो की वैक्सीन बना ली, बेटा आ करो हाँ, ऐसे डायरेक्टली तो उसके ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते ना, तो उनको एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म पे टेस्ट करना पड़ेगा, बिना डायरेक्टली ह्यूमन के ऊपर टेस्ट किए हुए, ठीक है। तो जैसे कि पोलियो वैक्सीन का एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले माइस के ऊपर टेस्ट किया गया था कि जो पोलियो की वैक्सीन हमने बनाई है वो ह्यूमन यूज के लिए सही है या नहीं, ठीक है। तो वैक्सीन सेफ्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसका एस्पेक्ट है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की सिग्निफिकेंस का, राइट। एंड द लास्ट वन इज केमिकल सेफ्टी।
केमिकल सेफ्टी या फिर केमिकल टेस्टिंग। तो बेसिकली जब भी हम कोई मेडिसिन, कोई ड्रग्स वगैरह बनाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग इट टू ह्यूमंस, तो हम उसको माइस या फिर मंकीज के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो फिजियोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर ये पर्टिकुलर ड्रग या मेडिसिन हम इंसानों को देंगे तो उसके बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स पर अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की सिग्निफिकेंस। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो यही चीजें आपको याद रखनी है जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके लिखी हुई है। एटलीस्ट वो चीजें आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है आपकी एनसीईआरटी में, एथिकल इश्यूज गिवन है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं एंड देन ये चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो भाई, फिर बोलते हो मैम आप टाइम नहीं देते हो बिल्कुल भी लिखने के लिए। ठीक है, चलो तो भाई अब हम बात करेंगे एथिकल इश्यूज के बारे में। अब ये एथिकल इश्यूज क्या होते हैं देख लेते हैं जरा। एक बात सोचो, अगर कोई रोकने वाला ना हो, एथिकल इश्यूज, ठीक है, जो एथिकल इश्यूज है अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, भाई एक बात सोचो कि जो रिसर्चर्स है, जो साइंटिस्ट हैं, अगर इनको रोकने वाला कोई बंदा ना हो तो ये तो जगह जगह से माइस को इकट्ठा कर करके, बंदरों को पकड़ पकड़ के अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, है ना। तो एक ऐसी ऑथराइजेशन भी होनी चाहिए जो कि ये ध्यान रखे कि किसी भी ट्रांसजेनिक एनिमल की फॉर्मेशन के दौरान कोई अनडिजायरेबल नुकसान, यानी कि कोई अनडिजायरेबल कैरेक्टर ऐसा ना हो जो आप उनमें इंट्रोड्यूस कर दो, जिससे कि हमारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को या फिर एनवायरनमेंट को नुकसान हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की हुई है जिसको कहा जाता है जीईएसी, जेनेटिक अप्रूवल। बेसिकली किसमें, जेनेटिक मतलब हम जो जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, डीएनए को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसकी बेसिस पर नाम रखा गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ठीक है, अब एनसीईआरटी में इसके लिए 2 लाइंस लिखी हुई है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। वो क्या क्या लाइन है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग पेज नंबर 213 पे देख सकते हो, लिखा होगा लास्ट पैराग्राफ में, जहां पर लिखा हुआ है Therefore, the Indian government has set up organizations such as GEAC, यानी कि Genetic Engineering Approval Committee, which will make decisions, यानी कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ये डिसीजंस लेती है ना, किस चीज के बारे में, देखो फटाफट से, रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विस। तो फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं, इसका काम क्या है, ये किस चीज के बारे में डिसीजंस ले रही थी भाई। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, यानी कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला काम है वो ये है कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स पर रिसर्च चल रही है उसकी वैलिडिटी को ये डिटरमाइन करेगी, उसके बारे में सारे डिसीजंस लेने का काम इसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा। दूसरा जो इनका काम है वो ये है कि भैया जो आपने मॉडिफाई करके एनिमल को बनाया है, यानी कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल आपने बनाया है उसको अपने एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करना है या नहीं करना है। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसा क्यों भाई, ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं इस चीज के बारे में, ये क्यों डिसीजंस ले रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। भाई रॉबर्ट मूवी तो देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें क्या हो रहा था, जो चिट्टी था, जो रॉबर्ट था, तो उसके अंदर कुछ उसके चिप में चेंजेस कर दिए गए थे, और जब उसको बाहर रिलीज किया गया, मतलब एनवायरनमेंट में उसको फ्रीली घूमने के लिए परमिशन दे दी गई, तो उसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दी थी, है ना। तो सेम चीज यहाँ पर है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उनका मानना ये है
कि अगर आप उन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को फ्रीली एनवायरनमेंट में छोड़ दोगे तो क्या आप हमें ये बता सकते हो कि उनका अगला जो स्टेप है वो क्या होगा? क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ है या नहीं? नहीं कर सकते ना। तो क्योंकि वो एनिमल्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इसीलिए उनको अलाउ करना है एनवायरनमेंट में या नहीं, उसके डिसीजंस कौन ले रहा था? ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, कमेंट्स में लिख देना। बस दो टर्म्स आपको और याद रखनी है, एक है पेटेंट और दूसरी है बायोपायरेसी। पेटेंट एंड बायोपायरेसी, ये तो समझ आ गया ना। तो हमने यहाँ पर एथिकल इश्यूज को पढ़ा है और GEAC के बारे में यहाँ पर देखा। भाई एथिकल इश्यूज का मतलब तो यही होता है ना कि कहीं जैसे हनुमान जी की बात कर लो तो जो मंकीज है हम बोलते हैं कि वो हनुमान जी के पूरी इनकारनेशन है, रूप है, जो भी है, तो हम उनको किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है, लेकिन अगर रिसर्च आप करते रहोगे, एक मंकी पर रिसर्च करने पर अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला, फिर दूसरे मंकी को लाओगे, तीसरे को लाओगे, तो वो सही नहीं है ना। हमारे इस प्लैनेट पर जितना ह्यूमन बीइंग्स का राइट है उतना ही बाकी एनिमल्स का भी है। तो उस चीज को, मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि एथिकल इश्यूज के लिए हमने GEAC को फॉर्म किया है। ठीक है, तो एक टर्म मैंने आपको बोली थी पेटेंट, दूसरी मैंने आपको बोली थी बायोपायरेसी। अब ये है क्या, जरा देख लेते हैं। देखो भाई, हमारे इंडिया में ना राइस की ह्यूज वैरायटीज है, बहुत सारी वैरायटीज है, लैक्स में वैरायटीज है, लेकिन ना लगभग 27 ऐसी डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है हमारे इंडिया में। डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज, किसकी बात कर रहे हैं हम? राइस। ठीक है, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है राइस की, जिसका मतलब ये है, बासमती की हम बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये ऐसी वैरायटीज हैं जिसको ग्रो करवाने के लिए किसी दूसरी कंपनी को हमारी जो ऑथराइजेशन है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और उनको प्रॉपर कंपेंसेटरी पेमेंट भी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है, इसका जो ओरिजिन है, वो हमारे इंडिया के लोगों ने किया हुआ, तो उनका राइट है, उनका हक है इस पर, राइट। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि साउथ इंडिया की कोई मूवी है, अगर हम पूरी उसकी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लें और सेम मूवी बना लें बिना उन लोगों की परमिशन लिए और बिना उन लोगों को कंपेंसेटरी पेमेंट दिए, तो वो क्या कहलाती है? वो चोरी कहलाती है, पायरेसी कहलाती है। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रोडक्ट्स के बारे में, फूड के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो बायो वर्ड लगा दिया। पायरेसी का मतलब चोरी होता है। ठीक है, तो ये बायो पायरेसी का मतलब क्या था? जब भी कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज करती है बिना ऑथोरिटीज, जो भी ऑथराइजेशन है उनकी परमिशन के और बिना उनको कंपेंसेटरी पेमेंट दिए, तो उस एक्ट को क्या बोला जाएगा? बायोपायरेसी। ठीक है, लेकिन जो कंपेंसेटरी पेमेंट देना है और उनसे परमिशन लेना है ना, उस एक्ट को बोलते हैं पेटेंट ले लिया। अगर मैंने उस व्यक्ति से जिसने मूवी बनाई थी उससे परमिशन ले ली है और उसको थोड़े पैसे भी दे दिए, तो उसका मतलब है अब वो कॉपीराइट मेरे पास भी है, अब मैंने उससे लिखवा लिया है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पेटेंट बोलेंगे, द परमिशन। तो यहाँ पर पेटेंट किससे है? इसका मतलब परमिशन से है। और बायोपायरेसी का मतलब क्या है? जब भी हम बिना परमिशन के, बिना ऑथोराइजेशन की, परमिशन के, विदाउट परमिशन ऑफ ऑथराइजेशन एंड विदाउट गिविंग देम कॉम्पेंसेटरी पेमेंट। ठीक है, अगर हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को यूज करेंगे बिना ऑथराइजेशन की, परमिशन की और बिना उन्हें कंपेंसेटरी पेमेंट दिए, तो इस एक्ट को बोला जाता है बायोपायरेसी, राइट। और उसके लिए हमें जो परमिशन हमने ली है वो पेटेंट होता है। दैट मीन्स हमने पेटेंट ले लिया। ये जो यूएस की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। तो उन्होंने पेटेंट ले लिया था बासमती के चावल को ग्रो करवाने के लिए। पेटेंट लेने का मतलब है कि उनका राइट हो चुका है उस पर, और उन्होंने उसको क्रॉस करवाया था सेमी ड्वार्फ वेराइटीज के साथ, ताकि एक न्यू वेराइटी हमें मिल जाए राइस की। ठीक है, तो ये किसने? अमेरिका ने, यानी कि यूएस ऑथराइजेशन ने क्या ले लिया था? पेटेंट ले लिया था, राइट।
तो आपको ये यहाँ तक अच्छे से याद रखना है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यूजेस याद रखने हैं, स्पेशली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जिसमें हमने देखा था कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है। साथ ही साथ याद रखना एक सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक काउ थी, ट्रांसजेनिक काउ, उसका नाम था रोजी, ROSIE। भाई नॉर्मल काउ से बेहतर थी, ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसा मिल्क दिया करती थी जो कि ह्यूमन में, जो ह्यूमन का जो मिल्क होता है प्रोटीन एनरिच, वो बिल्कुल उससे भी ज्यादा एनरिच था, है ना, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट था अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, लैक्ट एल्बुमिन। तो इस प्रोटीन की प्रेजेंस रोजी काउ के मिल्क में ज्यादा थी, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी। 2.4 ग्राम पर लीटर वो प्रोटीन प्रोड्यूस किया करती थी, जो कि नॉर्मल काउ से बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनके लिए। ठीक है, सो इट वाज अराउंड 1997, तो ये आपको याद रखना है, राइट। इसके अलावा एक चाहो तो आप याद कर सकते हो, ट्रांसजेनिक शीप थी, न्यूक्लियर क्लोनिंग से बनाई गई थी, जिसका नाम था डॉली। तो बस वो एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। सो दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। कोई भी अगर आपको डाउट्स लगते हैं, प्रॉब्लम लगती है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।